दोस्तों, खुफिया एजेंसियों का काम जितना खतरों से भरा होता है, उनके ऑपरेशंस की कहानियां उतनी ही इंटरेस्टिंग होती हैं। तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने ऑपरेशन डायमंड के बारे में जाना, उसी तरह कई और ऑपरेशन को अंजाम देकर मोसाद इजराइल के दुश्मनों को खत्म करते आया है और पड़ोसी मुस्लिम कंट्रीज के हमलों और साजिशों से मोसाद ने इजराइल को कई बार बचाया है। वैसे इंडिया के जाबाज जवानों द्वारा 2016 में 18 सितंबर के दिन पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके टेररिस्ट के कैंपस को डिस्ट्रॉय किए जाने की बात तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने दुश्मनों पर अचानक हमला करके उन्हें खत्म करने का ये तरीका इजराइल आज से 40 साल पहले कर चुका है। जी हाँ, आज से 40 साल पहले इजराइल ने ऐसे ही एक मुस्लिम कंट्री की साजिश को मोसाद के जरिए फेल किया था। इस ऑपरेशन को दुनिया ऑपरेशन ओपरा या फिर ऑपरेशन बेबीलोन के नाम से जानती है। दरअसल 70s के लास्ट तक इजराइल के दुश्मन देश इराक की बागडोर सद्दाम हुसैन के हाथों में आ गई। सद्दाम हुसैन हमेशा से इराक को एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बनाना चाहता था। इसीलिए जैसे ही उसने देश की पावर हासिल की, वो इराक में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की कोशिश में लग गया। इसके लिए उसने फ्रांस से कांटेक्ट किया। सद्दाम ने फ्रांस से कहा कि वो इराक में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं और इसमें उन्हें फ्रांस की मदद चाहिए। फ्रांस इस डील के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। फ्रांस ने कहा कि वो तभी इराक में न्यूक्लियर प्लांट बनाने में उसकी मदद करेगा जब इराक इस प्लांट का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करेगा, ना कि किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। इराक ने भी फ्रांस को भरोसा दिया कि वो इस प्लांट से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद फाइनली साल 1975 के नवंबर महीने में इराक और फ्रांस दोनों देशों ने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया और फिर साल 1976 में रिएक्टर की डील फाइनलाइज्ड हुई। इस डील में इराक को ओरेसिस क्लास न्यूक्लियर रिएक्टर, एक छोटा ISIS टाइप रिएक्टर, 72 kg 93% एनरिच्ड यूरेनियम और ट्रेनिंग पर्सनल्स दिए गए। इसके बाद इराक ने बगदाद शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर इजराइल की शान कही जाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को इसकी खबर लगी और उसने जल्द ही इसकी इंफॉर्मेशन उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबीन को दी। इजराइल को इराक के न्यूक्लियर प्लांट लगवाने की खबर मिलते ही वो परेशान हो उठे। इसकी वजह थी कुछ साल पहले सद्दाम हुसैन की दी गई वो धमकी, जिसमें उसने कहा था कि अगर इराक में कभी न्यूक्लियर बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों यानी इजरायलियों पर होगा। दूसरी तरफ अपनी कंट्री इजराइल के लिए जान की परवाह ना करने वाले मोसाद के जाबाज टीम मेंबर्स ने काफी सीक्रेटली इराकी रिएक्टर से रिलेटेड जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे रहे। वही प्राइम मिनिस्टर भी इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर के काम को रोकने के लिए हायर ऑफिशियल से डिस्कस करना शुरू कर दिए। इसी बीच साल 1977 में इजराइल की बागडोर प्राइम मिनिस्टर मेनहकम बेगिन के हाथों में आ गई। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए इराक के बगदाद में बनाए जा रहे न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद कर देने की ठानी और ऑपरेशन एम्यूनिशन हिल को लॉन्च किया। लेकिन ये उतना आसान नहीं था। इजराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इसे नामुमकिन बताया और इस मिशन के लिए अपना वोट नहीं दिया। उन्होंने इस मिशन को सुसाइड मिशन तक कह डाला। लेकिन चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ ये छोटा सा देश इजराइल हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता रहा है और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने वाला था। दरअसल इस ऑपरेशन में इजराइल के फाइटर प्लेन्स को दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाकर बगदाद में बन रहे न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना था। इराक और सद्दाम हुसैन, जो हमेशा से इजराइल का नामो निशान मिटाने की कोशिश में रहता था, उसे लेकर मेनाकेम बेगिन
किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस मिशन को लेकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स और ऑपोजिशन लीडर्स के राजी ना होने के बावजूद बहुत ही सीक्रेटली मोसाद को मिशन की तैयारी करते रहने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि मोसाद को ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्टिंग करनी होती है। हालांकि इस दौरान इजराइल लगातार डिप्लोमेटिक तरीके से वर्ल्ड के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करता रहा कि वो इराक को न्यूक्लियर रिएक्टर का काम रोकने के लिए कहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोनों ही देश साइलेंट मोड पर रहे। उन्होंने इजराइल की हेल्प नहीं की, क्योंकि सद्दाम हुसैन यूएसएसआर की कोल्ड वॉर में दोनों कंट्रीज की मदद कर रहे थे। वो सद्दाम से अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहते थे। इसके बाद इजराइल बड़ी उम्मीद से फ्रांस के पास गया कि वो इराक को उसके न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सामान ना दें, क्योंकि इराक उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में करेगा। लेकिन फ्रांस ने ये कहते हुए इजराइल की बात नहीं मानी कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाई जा रही है, इससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचने वाला। जिसके बाद परेशान इजराइल के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा, और वो था इराक में बनाए जा रहे न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इस मिशन को लेकर कुछ सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन का कोड नेम एम्युनिशन हिल से बदलकर ओपेरा रख दिया गया। वहीं कहा जाता है कि सीक्रेटली मिशन ओपेरा के लिए काम कर रहे मोसाद की टीम ने 6 अप्रैल 1979 में फ्रांस के ला शेने सुरमेर में इराक के लिए शिपमेंट का वेट कर रहे ओसरिक रिएक्टर में तोड़फोड़ की। इसके बाद 14 जून 1980 को मोसाद के एजेंट्स ने पेरिस के एक होटल में इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड करने वाले इजिप्शियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट याला एल मशद की हत्या कर दी थी। उधर कुछ सालों बाद अक्टूबर 1980 में जब मोसाद की टीम ने प्राइम मिनिस्टर को यह बताया कि जून 1981 तक इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर फुल ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि काम करना शुरू कर देगा, तब इसकी खबर के बाद फिर इराक के खिलाफ मिशन शुरू करने के लिए इजराइल के कैबिनेट में एक बार फिर से वोटिंग हुई, और इस बार 10 और 6 की वोटिंग से मिशन के लिए मंजूरी मिल गई। फिर क्या था, पहले ही इस मिशन की जिम्मेदारी ले चुका मोसाद फुल एक्शन में आ गया। मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब वो फाइनल प्लानिंग की तैयारी में जुट गया। इसके बाद बारी थी इस काम के सबसे एक्सपीरियंस्ड और जाबाज पायलटों की एक टीम तैयार करने की, क्योंकि इस ऑपरेशन को फाइटर प्लेन्स के जरिए आसमान में रहकर ही अंजाम देना था। तो फिर इसके लिए F-16 और F-15 फाइटर प्लेन्स को चुना गया था, क्योंकि इजराइल्स के फाइटर प्लेन्स को सऊदी और जॉर्डन के एयर कंट्रोलर्स को चकमा देकर निकलना था, और इसके लिए फाइटर प्लेन्स को कम ऊंचाई में उड़ाना था, जिसकी ट्रेनिंग इजराइल के पायलट्स को नहीं दी गई थी। लेकिन इजराइल चाहता था कि किसी भी कीमत पर उनका मिशन सक्सेसफुल हो, इसलिए मोसाद और पायलट्स की प्रैक्टिस के लिए हाईटेक तैयारी की गई। इसके लिए इराक में बनाए जा रहे परमाणु रिएक्टर का एक मॉडल तैयार किया गया, ताकि इजराइल के पायलट परमाणु रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक करके बमबारी करने की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकें। फिर इजराइल के एक रेगिस्तान इलाके में इन पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। लेकिन इस दौरान ट्रेनिंग ले रहे उन 3 इजरायली पायलट्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद A4 स्काई हॉक एयरक्राफ्ट यूज करने वाले इजरायली पायलट्स की एक टीम फिर से मेडिटेरियन सी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, कैसे ये मिशन अपनी मंजिल तक पहुंचा, ये सब हम जानेंगे दोस्तों आने वाले एपिसोड में। तो सुनते रहिए इस इंटरेस्टिंग और रोचक ऑडियो सीरीज को, जो कि है मोसाद के बारे में। दोस्तों सुनते रहिए। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि मिशन ओपेरा को लेकर मोसाद ने काफी तैयारी की थी, तो इसकी सक्सेस के लिए साल 1978 में मोसाद ने इराक में बन रहे ओसीराक न्यूक्लियर प्लांट के नक्शे के साथ ही दूसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान खतरा उठाते हुए मोसाद के एजेंट्स ने फ्रांस और इराक में घुसकर काम किया, और सिर्फ इजराइल ही अकेला देश नहीं था जो इराक के न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ईरान भी ऐसा ही चाहता था, इसलिए ईरान और इराक के बीच वॉर भी चल रहा था।
ईरान ने 30 सितंबर 1980 को 2 F-4 फैंटम के साथ इराक के न्यूक्लियर साइट पर बम से हमला किया और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। हालांकि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। इधर मिशन ओपरा को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इजराइल को न्यूक्लियर प्लांट लेआउट के बारे में फोटोग्राफिक इंटेलिजेंस की जरूरत थी। इस काम में उस वक्त ईरान ने इजराइल की मदद की थी। इराक पर सितंबर के हमले के बाद ईरान ने 30 नवंबर 1980 में दोबारा अपने F-4 फैंटम रेकॉइंस जेट को ओसिराक रिएक्टर की फोटोज लेने भेजा और फिर इन फोटोज को ईरान ने इजराइल को दे दिया ताकि उसका मिशन सक्सेसफुल हो पाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मोसाद की टीम ने कितनी मेहनत की होगी, और मोसाद के एजेंट्स तो अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कभी कभी अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते, बल्कि ऑपरेशन ओपरा तो इतना खतरनाक था कि इसमें शामिल एजेंट्स और पायलट्स का बचकर वापस लौटाना बहुत मुश्किल था। फिर भी कोई पीछे नहीं हटा और ऑपरेशन ओपरा को लेकर दी गई ट्रेनिंग के करीब 1 साल बाद इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की बारी थी। मिशन के लिए 8 F-16AS जेट फाइटर प्लेन का स्क्वाड्रन तैयार किया गया, जिसमें से हर F-16As में 2 अनगार्डेड मार्क 84 डिले एक्शन बॉम्ब डिप्लॉय किए गए। आप जानते हैं इन बमों का वजन क्या होता है? एक बम लगभग 2000 पाउंड यानी 910 किलो का था। वहीं सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने वाले F-16As के स्क्वाड्रन को सपोर्ट करने, उन्हें कवर करके सेफली ले आने के लिए 6 F-15As जेट फाइटर प्लेन का भी एक स्क्वाड्रन तैयार किया गया था। मिशन ओपरा को अंजाम देने के लिए मोसाद ने 7 जून 1981 संडे का दिन चुना था, और मोसाद ने इस ऑपरेशन के लिए संडे का दिन इसलिए चुना था क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि इसमें फ्रांस के किसी इंजीनियर को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे ये डर था कि गुस्से में कहीं फ्रांस इजराइल पर टेरिबल एक्शन न ले ले। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया। दोस्तों, 7 जून 1981 को अकॉर्डिंग टू इजरायलीज टाइम जोन दोपहर 3:55 पर ऑपरेशन ओपरा की शुरुआत हुई। सभी फाइटर प्लेन्स ने एट्जियॉन एयरबेस से उड़ान भरी, लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नजरों से बचने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से दोनों कंट्री के एयर कंट्रोलर्स को बेवकूफ बनाया। इजराइल के पायलट्स ने जॉर्डन के एयर स्पेस में रहते हुए एक दूसरे से सऊदी एक्सेंटेड अरबिक में बातचीत की और जॉर्डन के एयर कंट्रोलर्स को बताया कि वो एक सऊदी एयर पेट्रोलिंग पार्टी है जो रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं। वहीं सऊदी अरब के ऊपर से उड़ान भरते समय उन्होंने जॉर्डन के रेडियो सिग्नल्स और फॉर्मेशन का यूज करके उन्हें धोखा दिया कि वो जॉर्डन के हैं। इस दौरान सभी फाइटर प्लेन्स 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। दुश्मन का ध्यान भटकाने के मकसद से सभी प्लेन्स एक डायरेक्शन में ना जाकर अलग अलग डायरेक्शन में उड़ने लगे। इस बीच जब इजराइल के फाइटर जेट प्लेन्स तेज रफ्तार से जॉर्डन के ऊपर से गुजर रहे थे तो उस वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। दरअसल जॉर्डन के किंग हुसैन अपने यॉट पर अकाबा की खाड़ियों में वेकेशन मना रहे थे। उन्होंने तब अपने यॉट के ऊपर फुल स्पीड में फाइटर प्लेन्स को जाते हुए देखा तो वो समझ गए कि ये इजराइल जेट फाइटर्स हैं, क्योंकि प्लेन्स काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तो उन्हें पहचानने में किंग हुसैन को ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने तुरंत अपने गवर्नमेंट को इसकी खबर इराक तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाने की वजह से इराक तक हमले की खबर नहीं पहुंच पाई और इजराइल के फाइटर प्लेन्स इराक के एयर स्पेस में एंटर कर गए, जिसके बाद इराकी हवाई क्षेत्र में पहुंचने पर स्क्वाड्रन अलग अलग हो गए। 2 F-15As F-16 स्क्वाड्रन को स्क्वाड करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे ओसिराक रिएक्टर कॉम्प्लेक्स से कुछ किलोमीटर पहले पायलट्स ने F-16 फाइटर प्लेन्स को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया और तेजी से रिएक्टर के ऊपर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। और फिर वहां से प्लेन्स ने 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 35 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर 3500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी फाइटर प्लेन्स ने कुछ सेकंड्स के ब्रेक पर एक एक करके ओसिराक रिएक्टर पर बमों को गिराना शुरू कर दिया। इतने सारे बमों की बरसात के बाद देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इराक का ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर जमीन के अंदर चला गया।
वहीं इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से बचते हुए एक बार फिर से तेजी से ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू की और आसमान में ओझल हो गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल के सभी फाइटर प्लेन्स 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते 3 घंटे के अंदर अपने हवाई बेस पर वापस इजराइल लौट गए। दोस्तों, ऑपरेशन ओपरा को पूरा करने में मोसाद को सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड्स का वक्त लगा था और बाद में यह भी पता चला कि प्लांट में उस वक्त मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स अटैक से कुछ वक्त पहले रडार सिस्टम बंद करके खाना खाने चले गए थे। दोस्तों, इस ऑपरेशन की खबर जब लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आई तो कई देशों ने इजराइल के इस हमले का विरोध किया, इसे गलत भी बताया। तब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमला नहीं करवाया जाता तो इराक परमाणु हथियार बनाता और इजराइल पर हमला जरूर करता, इसीलिए हमने अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये हमला करवाया। इसके साथ साथ इजराइल ने यह भी दावा किया था कि हमले में किसी की भी मौत नहीं हुई, लेकिन बाद में आई रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि परमाणु रिएक्टर चलाने वाला एक जूनियर फ्रांसीसी एम्प्लॉय और 10 इराकी सैनिक इस हमले में मारे गए थे। दोस्तों, इस ऑपरेशन से यह भी समझा जा सकता है कि इजराइल अपनी सेफ्टी को लेकर कितनी आगे की सोचता है और किस हद तक जाकर अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन ओपरा की कहानी। अब अगले एपिसोड में हम सुनेंगे मोसाद के ऑपरेशन यासिर अराफात की कहानी। तो दोस्तों, सुनते रहिए इस रोचक एपिसोड को और आने वाले सभी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और जानकारियों को।